डायनासोर के घोंसले में हो। तुम कौन हो? तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारे गांव का डॉक्टर हूँ। अरे जल्दी करो, डायनासोर आ रहा है। जल्दी चल चिंटुआ टेम्पो में, नहीं तो वो डायनासोर हमें खा जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? जल्दी टेम्पो में आ जाओ। चल। अब टेम्पो को भगा बाबू। अरे वो डायनासोर तो हमारा पीछा करने लगा। टेम्पो को भगाते रहो बाबू, रोकना मत। अरे तुम सब कौन हो और मुझे किडनैप करके कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हारी मम्मी हूँ और मैं तुम्हारी बहन। अरे डॉक्टर, ये चिंटू हमें पहचान क्यों नहीं पा रहा? मुझे लगता है कि डायनासोर ने चिंटुआ को बहुत तेज मार दिया था, जिससे चिंटुआ का याददाश्त चला गया है। क्या? चिंटुआ का याददाश्त चला गया? हाँ। अरे तुम सब चिंटुआ को छोड़ो, अब ये सोचो कि हमारा क्या होगा। क्यों, क्या हुआ बाबू? अरे टेम्पो का ब्रेक फेल हो गया है। क्या? अब ये टेम्पो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब क्या होगा हमारा? पीछे वो डायनासोर है और यहाँ टेम्पो का ब्रेक फेल हो गया है। एक उपाय है बचने का। कौन सा उपाय है? इस जंगल के बाद वाले जंगल में से ट्रेन होकर जाती है। अगर हम उस जंगल में किसी तरह पहुंच गए तो ट्रेन में बैठकर हम बच सकते हैं। हाँ ये सही है, इस तरह हम बच सकते हैं। तो बाबू, टेम्पो को ट्रेन वाली जंगल में ले चलो। मुश्किल तो है लेकिन कोशिश करता हूँ। अरे डायनासोर तो बहुत पास आ गया है। टेम्पो को और तेज चलाओ बाबू। ये टेम्पो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब इसे मैं और तेज नहीं भगा पाऊंगा, तब तो डायनासोर हमें पकड़ लेगा। रुको, टेम्पो को टेढ़े मेढ़े चलाता हूँ। अरे इधर ट्रेन की पटरियाँ तो है, लेकिन ट्रेन कहाँ है? जब उसका समय होगा तब वो आएगी, तब तक तुम टेम्पो को चलाते रहो। अरे बाबू आगे देखो, पेड़ है। अरे दादा, मेरी टांगे टूट गई। हाय, बहुत चोट लगी है। तुम सब ठीक तो हो? हाँ मम्मी, हम सब ठीक हैं। लेकिन वो देखो, डायनासोर आ रहा है। अब हमारा क्या होगा? चलो इस बड़े पेड़ पर चढ़ जाते हैं। हाँ चलो मम्मी। अरे चिंटू और बाबू, जल्दी से पेड़ पर आ जाओ, डायनासोर आ रहा है। अरे डॉक्टर कहाँ है? वो तो कहीं नहीं दिख रहा। मैं यहाँ हूँ। अरे दादा। अरे वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पेड़ पर जल्दी से आ जाओ। मुझे बहुत चोट लगी है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। अरे डॉक्टर बचो। वो क्या चीज है बूढ़ी औरत? तू मुझे बुढ़िया बोला? कमीना, मैं तेरी माँ हूँ। अरे मम्मी, उसकी याददाश्त जा चुकी है, तो उसे डांटना बंद करो। चिंटू वो डायनासोर है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो फिर मुझे जाना है उसके पास। पगला गया है तू? वो तुझे लॉलीपॉप की तरह चबा जाएगा। अरे मुझे बचाओ। बोला था कि पेड़ पे आ जाओ, अब मरो वहीं पे। अरे बचा लो मुझे, ये मुझे खाने वाला है। तुझे सुनाई दिया चिंकिया? ट्रेन आ रही है। अभी अभी वो सीटी मारी। हाँ मैंने भी सुना। डॉक्टर डॉक्टर, ट्रेन आ रही है, अब हम घर जा पाएंगे। लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ट्रेन के आने से पहले मैं इस डायनासोर के पेट में चला जाऊंगा। अरे मुझे खा के क्या मिलेगा तुझे? मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आ गई ट्रेन आ गई। देखो मम्मी, ट्रेन आ गई।
Have you ever wished you could stay a child forever? To never grow up, never carry the weight of responsibility, never say goodbye to the magic of believing? But what if I told you that the boy who never grew up once faced a choice that nearly broke his heart? A choice between eternal childhood and the people he loved most. Stay with me, because this is not the Peter Pan you think you know. This is the story of the night Neverland almost disappeared, and the boy who had to decide whether growing up was truly the enemy. Peter Pan stood at the edge of the highest cliff in Neverland, his green tunic fluttering wildly in the salty wind. Below him, the waves crashed against jagged rocks like thunder applauding the sky. To anyone watching, he looked fearless, untouchable. But if you looked closer, past the grin and the spark in his eyes, you would see something different. You would see doubt. Neverland was changing. The Lost Boys were no longer as loud as they once were. Their games ended earlier. Their laughter, though still bright, carried an unfamiliar echo. Even Tinker Bell's glow seemed softer, as if the light inside her flickered with worry and Wendy. Wendy was growing up. She stood near the hollow tree, telling stories to the Lost Boys like she always did. Her voice was warm and gentle, wrapping around them like a blanket. But her stories were different now. They spoke of mothers waiting by windows, fathers who worked late but always came home, children who grew up and discovered new kinds of adventures. Peter hated those stories. Why must they end like that? He demanded one evening, dropping down beside her in a swirl of leaves. Why must they grow up? Wendy looked at him with eyes that held both affection and sadness. Because growing up isn't the end of adventure, Peter. It's just a different kind. He scoffed. Though her words lingered in his chest like a splinter, he couldn't pull free. Growing up means forgetting how to fly. No, she whispered. It means learning why you want to. That night, a shadow darker than Captain Hook crept across Neverland. It wasn't a pirate ship or a ticking crocodile. It was something invisible. The island trembled softly, as if caught between two worlds. The mermaids sang more quietly. The fairies gathered in anxious clusters. Even the stars above seemed to dim. Neverland thrived on belief, on the fierce, stubborn refusal to grow old. But Wendy's heart was beginning to belong to another world. And when belief faltered, the island itself began to fade. Peter refused to see it. He challenged the pirates to duels. He raced the wind. He laughed louder than ever. But when he returned to his secret hideout, he sometimes sat alone, staring at his hands as if expecting them to wrinkle at any moment. Then Captain Hook struck. Not with cannons, but with words. Hook captured Wendy one twilight evening, luring her aboard the Jolly Roger under a false truce. Peter burst onto the deck, sword flashing, eyes blazing. Let her go, Hook. Hook smiled, unusually calm. Ah, Peter, tell me, what becomes of a boy when his stories grow up without him? Peter lunged, steel clashing against steel. Sparks flew. The Lost Boys fought bravely, and Tinker Bell darted like a shooting star. But Hook's laughter cut through the chaos. You cannot fight time, boy. Hook roared. Even Neverland cannot survive a child who wishes to leave it. Peter faltered. In that moment of hesitation, he saw Wendy not as the storyteller, not as the brave girl who flew across the stars, but as someone who missed her mother. Someone who longed for mornings and birthdays and growing taller. And for the first time, Peter wondered if keeping her in Neverland was truly kindness or selfishness. The battle ended with Hook retreating, but the damage was done. Wendy approached Peter gently. I have to go home, she said. The words struck harder than any sword. You'll forget, he whispered. I'll remember, she promised. But remembering isn't the same as staying. The night Wendy prepared to leave, the entire island gathered. The Lost Boys tried to act brave, but tears streaked their dirty cheeks. Tinker Bell hovered silently near Peter's shoulder. You can come with us, Wendy offered. You could see what growing up is really like. Peter looked at the sky. For the first time, it did not feel like an endless playground. It felt vast, uncertain. What if growing up meant losing himself? What if it meant losing the ability to fly? But what if it also meant learning new ways to soar? Peter stepped back.